नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे हवाई जहाज की जो 200 टन से भी ज्यादा वजन का हो, बिना किसी इंजन की आवाज के, पूरी तरह साइलेंट, सिर्फ हवा के सहारे अंधेरे अटलांटिक महासागर के ऊपर एक ग्लाइडर की तरह चुपचाप सरक रहा हो। नीचे हजारों फीट गहरा ठंडा काला समुद्र, जहां अगर गिरे तो बचने का कोई चांस नहीं। ऊपर घना रात का अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और आसपास कहीं कोई रनवे या लैंडिंग जगह नहीं जहां इस विशाल प्लेन को सुरक्षित उतारा जा सके। इस दिन से पहले कमर्शियल एविएशन की पूरी हिस्ट्री में कभी भी फ्यूल लीक की वजह से सारा फ्यूल खत्म हो जाने का कोई रिकॉर्डेड केस नहीं था। न कोई पायलट था जिसने ऐसी भयानक स्थिति का सामना किया हो, न कोई ट्रेनिंग मैनुअल था, न कोई चेकलिस्ट थी, न कोई पूर्व उदाहरण था जो बताता कि जब दोनों इंजन बंद हो जाएं और प्लेन ग्लाइडर बन जाए तो क्या करना चाहिए। कुछ भी नहीं था जो उन पायलट्स को गाइड कर सके कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। 23 अगस्त 2001 की रात करीब 11 बजे जब टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गर्मियों की छुट्टियों का जोरदार माहौल था। फैमिलीज बच्चों के साथ, कपल्स हाथ में हाथ डाले, स्टूडेंट्स अपनी बैग्स लेकर अपनी अपनी फ्लाइट्स के लिए अलग अलग गेट्स पर बोर्डिंग कर रहे थे। ठीक उसी समय उन गेट्स में से एक पर एयर ट्रांजैक्ट नाम की कनेडियन एयरलाइन की फ्लाइट TS 236 खड़ी थी, जो टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन जाने वाली रेगुलर ओवरनाइट फ्लाइट थी। इस फ्लाइट में कुल 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे, यानी कुल 306 लोग। इनमें ज्यादातर पैसेंजर्स पुर्तगाली मूल के कनेडियन थे जो समर वेकेशन मनाने अपने मूल देश पुर्तगाल जा रहे थे। 24 अगस्त की रात 12:52 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद यह विशाल एयरबस A330 प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और अटलांटिक ओशन के ऊपर शांति से अपना सफर तय करने लगता है। पैसेंजर्स कैबिन में आराम से बैठे डिनर का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग मूवीज देख रहे थे, छोटे बच्चे अपनी सीट्स पर सो चुके थे। कैबिन की लाइट्स धीरे धीरे डिम हो गई थीं। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत लग रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर एक ऐसा टाइम बम टिक रहा था जिसके बारे में उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि ठीक 9 दिन पहले 15 अगस्त 2001 को एयर ट्रांजैक्ट की मेंटेनेंस टीम ने इस प्लेन की रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान इसके राइट इंजन के ऑयल सिस्टम में मेटल चिप्स पाए थे, जो एक बहुत खतरनाक संकेत था कि इंजन के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ चल रही है। 2 दिन बाद 17 अगस्त को जब दोबारा चेक किया गया तो फिर मेटल पार्टिकल्स मिले। अब एयरलाइन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और इंजन को बदलना अनिवार्य हो गया था। लेकिन समस्या ये थी कि एयर ट्रांजैक्ट के पास कोई स्पेयर इंजन उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी से एक इंजन लोन पर लिया। यहीं से असली बड़ी गड़बड़ की शुरुआत हो गई, क्योंकि ये नया इंजन पुराने डिजाइन का था, जबकि प्लेन का पूरा सिस्टम नए डिजाइन का था। बाहर से दोनों इंजन एक जैसे दिखते थे, लेकिन अंदर फ्यूल लाइंस और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग में सिर्फ कुछ मिलीमीटर का फर्क था, जो बहुत छोटा लगता था लेकिन बाद में जानलेवा साबित हुआ। इंजन इंस्टॉलेशन का काम 17 अगस्त की आधी रात को शुरू हुआ और इसे रविवार दोपहर तक पूरा करना जरूरी था, क्योंकि प्लेन की नेक्स्ट शेड्यूल्ड फ्लाइट थी। मैकेनिक्स पर टाइट डेडलाइन का बहुत ज्यादा प्रेशर था। जैसे ही उन्होंने नए इंजन पर हाइड्रोलिक पंप लगाने की कोशिश की तो समस्या सामने आई, क्योंकि बीच में फ्यूल ट्यूब आ रही थी और पंप फिट नहीं हो रहा था। लीड टेक्नीशियन ने एयरबस की पार्ट्स लिस्ट चेक की तो पता चला कि इस इंजन के फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स का डिजाइन बाकी सिस्टम से काफी अलग है। उन्होंने रोल्स रॉयस की सर्विस बुलेटिन खोजने की कोशिश की, लेकिन 3 अलग अलग कंप्यूटर्स पर नेटवर्क डाउन होने की वजह से वो नहीं खुली। उन्हें यह भी पता नहीं था कि सर्विस बुलेटिन ऑफलाइन CDs के रूप में उसी बिल्डिंग में उपलब्ध थी, लेकिन टाइम की कमी में उन्होंने शॉर्टकट ले लिया और इंजन पर नए डिजाइन की फ्यूल ट्यूब्स लगा दी, जबकि हाइड्रोलिक ट्यूब पुरानी डिजाइन की ही रहने दी। रोल्स रॉयस सुबह के 5:03 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया कि फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा है,
घंटों तक हाइड्रोलिक और फ्यूल लाइन के रगड़ने से फ्यूल ट्यूब पर एक एल शेप्ड क्रैक बन गया था, जिससे फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। लेकिन एयरबस A330 में फ्यूल लीक को डायरेक्ट डिटेक्ट करने का कोई सेंसर नहीं था, इसलिए कॉकपिट में कोई अलार्म नहीं बजा और न कोई वार्निंग लाइट जली। पैसेंजर्स अभी भी पूरी तरह अनजान थे कि उनका फ्यूल चुपचाप अटलांटिक महासागर में बरस रहा है। 5:33 बजे एक एडवाइजरी मैसेज आया कि फ्यूल बैलेंस बिगड़ गया है। लेफ्ट और राइट विंग टैंक्स में फ्यूल का बैलेंस ठीक नहीं है। क्रू ने सोचा कि यह एक आम फ्यूल इम्बैलेंस इशू है जो कभी कभी होता रहता है, लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने चेकलिस्ट को याददाश्त से फॉलो किया, जबकि चेकलिस्ट में साफ लिखा था कि अगर फ्यूल लीक का शक हो तो फ्यूल लीक प्रोसीजर फॉलो करो, न कि फ्यूल इम्बैलेंस प्रोसीजर। लेकिन उन्होंने याद से काम किया और क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिया, जिसका मतलब था कि लेफ्ट विंग का बचा हुआ फ्यूल भी सीधा राइट विंग के लीक वाले हिस्से में जा रहा था। इस गलती से समस्या दुगनी हो गई और दोनों तरफ का फ्यूल एक ही लीक से तेजी से बाहर बहने लगा। ठीक 4 साल पहले 24 अगस्त 1997 को एयर फ्रांस की एक A320 फ्लाइट में भी ऐसा ही फ्यूल लीक हुआ था और फ्रेंच अथॉरिटीज ने एयरबस को ऑटोमेटेड फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन एयरबस ने सिर्फ प्रोसीजर्स बदले सिस्टम नहीं लगाया। अगर लगा होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। 5:45 तक फ्यूल इतना कम हो चुका था कि लिस्बन तक पहुंचना असंभव हो गया। इस फ्लाइट की कमांड संभाल रहे थे कैप्टन रॉबर्ट पीश, जिनके पास 16,800 घंटे का विशाल फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वे पहले बुश पायलट भी रह चुके थे, जहां उन्हें बिना रनवे, जंगलों और झीलों में प्लेन उतारने का अनुभव था। उनके साथ को पायलट डिर्क डे जागर थे, जिनके पास 4,800 घंटे का एक्सपीरियंस था। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि फ्लाइट को अजोरेस द्वीप समूह के टेरसीरा आइलैंड पर स्थित लार्जेस्ट मिलिट्री एयरबेस पर डाइवर्ट कर दिया जाए। 5:48 पर उन्होंने ATC को बताया कि उनके पास अब सिर्फ 7 मीट्रिक टन फ्यूल बचा है और उन्होंने फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 6:13 बजे प्लेन अभी भी 34,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन लार्जेस की तरफ डिसेंड कर रहा था। तभी अचानक राइट इंजन फ्यूल स्टारवेशन की वजह से पूरी तरह बंद हो गया। अब ये ट्विन इंजन प्लेन सिर्फ एक इंजन पर चल रहा था, लेकिन ई-टोप्स नियमों के तहत भी ये स्थिति नॉर्मल सिंगल इंजन फेलियर जैसी नहीं थी, क्योंकि लेफ्ट इंजन का फ्यूल भी तेजी से खत्म हो रहा था। 6:26 पर राइट इंजन बंद होने के ठीक 13 मिनट बाद लेफ्ट इंजन भी बंद हो गया। 306 लोगों से भरा ये 200 टन का विशाल हवाई जहाज अब पूरी तरह पावरलेस ग्लाइडर बन चुका था और लार्जेस्ट एयरपोर्ट से अभी भी 144 किलोमीटर दूर था। दोनों इंजन्स बंद होते ही कॉकपिट की स्क्रीन्स डार्क हो गईं, मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स बंद हो गए, कैबिन की सारी लाइट्स बुझ गईं और पूरा प्लेन अंधेरे में डूब गया। तभी राम एयर टरबाइन यानी RAT ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गई, जो हवा में घूमकर इमरजेंसी पावर जनरेट कर रही थी और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को चलाए रख रही थी। कैबिन में इंजनों की हमेशा रहने वाली हल्की हमिंग आवाज अचानक गायब हो गई और गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पैसेंजर्स के कान बजने लगे। 57 साल के ऑगस्टिनो रोमेरियो ने सोचा कि उनकी बेटियां कनाडा में इंतजार कर रही हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट घबराकर रोमेरियो के पास आई और बार बार कहने लगी, प्लीज हेल्प मी। 24 साल के हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनी डैनियल रिग्वेस ने क्रू मेंबर्स को चिल्लाते सुना। 18 साल के स्टूडेंट वास्को डी सांतोस को प्लेन क्रैश वाली फिल्मों की याद आने लगी। कैप्टन पीश ने ATC को बताया कि शायद उन्हें समुद्र में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। क्रू ने पैसेंजर्स को बताया कि प्लेन वाटर डिचिंग कर सकता है। फ्लाइट डायरेक्टर ने इमरजेंसी चेकलिस्ट निकाली और क्रू को लाइफ जैकेट्स निकालने और पैसेंजर्स को ब्रीफिंग देने के निर्देश दिए। लाइफ जैकेट्स पहनाने में कुछ दिक्कतें आईं, क्योंकि कुछ जैकेट्स सिंगल स्ट्रैप की थीं, कुछ डबल। कई पैसेंजर्स को क्रू मेंबर्स ने खुद मदद करके जैकेट्स पहनाई। जब वाटर डिचिंग की डेमो शुरू हुई
तो कुछ लोग चीख उठे, कुछ सफेद पड़ गए। बहुत से लोग 2 मिनट से भी कम समय में सभी 306 लोगों को सुरक्षित इवैक्यूएट कर लिया गया। कोई मौत नहीं हुई, सिर्फ 2 सीरियस इंजरीज और 16 माइनर इंजरीज हुई, जो ज्यादातर इवैक्यूएशन स्लाइड से उतरते वक्त हुई। लैंडिंग के बाद कैप्टन रॉबर्ट पीश को हीरो घोषित कर दिया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उनके 20 साल पुराने ड्रग स्मगलिंग केस का पास्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने अमेरिका में सजा काटी थी और सिर्फ पिछले साल पॉर्डन मिला था। लेकिन पैसेंजर्स के लिए वे हमेशा हीरो बने रहे। इस घटना की जांच में पता चला कि कई छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार थीं। रोल्स रॉयस का सर्विस बुलेटिन न पढ़ना, मेंटेनेंस में शॉर्टकट लेना, मिलीमीटर का फर्क न समझना, क्रू द्वारा चेकलिस्ट याद से फॉलो करना और 4 साल पहले सुझाए गए ऑटोमेटेड फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम का न लगना। एयर ट्रांसैट पर भारी फाइन लगाया गया और पैसेंजर्स ने क्लास एक्शन सूट फाइल किया। प्लेन को बाद में रिपेयर करके सर्विस में वापस लाया गया। फ्लाइट 236 की यह कहानी कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री की सबसे इनक्रेडिबल और प्रेरणादायक सर्वाइवल स्टोरी में से एक है। यह दिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लग रहा हो, अंधेरा घना हो, समुद्र नीचे हो और इंजन बंद हो चुके हों, तब भी सही फैसले, शानदार पायलटिंग स्किल, टीम वर्क और साहस से जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। अगर आप एविएशन की ऐसी ही और रोमांचक स्टोरी सुनना चाहते हैं, जैसे गिमली ग्लाइडर या हडसन रिवर मिरेकल, तो कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एविएशन सेफ्टी के इन सबकों को समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों, अगली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक सुरक्षित उड़ान भरते रहें और जीवन की हर उड़ान में सावधानी बरतें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।